नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम योग और स्वास्थ्य में। मैं डॉक्टर धीरज पी जोशी फ्रॉम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा जो खास कार्यक्रम है वो हम आपकी हेल्थ को लेकर के डेडिकेटेड है, आपके स्वास्थ्य को लेकर के डेडिकेटेड है। योग और स्वास्थ्य की बात हम इस कार्यक्रम में करते हैं और मैं हर बार की तरह आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पे आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज जिस टॉपिक को, जिस विषय को लेकर के मैं आपसे साथ बात करने वाला हूं वो है अर्थराइटिस। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी समस्याएं, वो सारी की सारी बीमारियां योग से ठीक की जा सकती हैं और अर्थराइटिस भी उनमें से एक है। तो आज हम बात करेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है, क्यों होता है। मैं इन सारी बातों को इसलिए आपके साथ साझा करता हूं कि आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है और आप किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं इसके क्या कारण हैं, कैसे होता है, क्या बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाती है और किस तरह से हम योगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज करके और अर्थराइटिस को इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं है तो अर्थराइटिस नहीं होगा। और वैसे भी मैं कहता हूं कि एक बार बीमार होने के बाद आसन प्राणायाम करना तो ठीक है, पर आप जब स्वस्थ हैं, भगवान ने अच्छी बॉडी दे रखी है, तो क्यों ना उसी समय उसी अच्छी बॉडी को संभाल के रखें और योग और प्राणायाम और इन सब के द्वारा अपनी बॉडी को फिट रखें। तो बात करते हैं अर्थराइटिस के ऊपर। अर्थराइटिस का जैसे ही आप नाम सुनेंगे तो आपका सीधा सा ध्यान चला जाएगा हमारी बॉडी जॉइंट्स के ऊपर और बॉडी जॉइंट्स में होने वाले पेन के अंदर। तो हमारी जो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, हमारे घुटने हो गए, हमारे हिप जॉइंट्स हो गए, हमारे शोल्डर्स हो गए, हमारी एल्बोज हो गई, हमारे फिंगर जॉइंट्स हो गए, हमारा एंकल जॉइंट्स हो गए, जितने भी ये सारे जॉइंट्स हैं तो जो जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट्स में जो पेन होता है वह अर्थराइटिस के कारण है। न केवल पेन होता है, कई बार स्वेलिंग हो जाती है, कभी रेडनेस हो जाती है, कई बार इंफेक्शन हो जाता है, उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, कई बार बोन्स में डेफिशिएंसी आ जाती है, जॉइंट्स इधर उधर मुड़ जाते हैं। ये सारी की सारी नी का प्रॉब्लम, हिप का प्रॉब्लम, फिंगर्स का प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। नी पेन होना, नी जॉइंट्स में पेन होना, घुटनों के दर्द, घुटनों का दर्द बड़ा कॉमन दर्द है। हील का दर्द आपके कई बार देखा होगा आपने, एंकल जॉइंट्स में पेन होना, हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, डेफिशिएंसी आ जाना, ये सारे के सारे ये अर्थराइटिस के कारण होता है। तो अर्थराइटिस जो है वो हमारी मोबिलिटी को कम कर देता है, क्योंकि जितना भी हमारे बॉडी मूवमेंट्स हैं वो हमारे जॉइंट से होते हैं और अगर जॉइंट्स ठीक नहीं रहे तो हमारा वर्क करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। ना आप चल पाएंगे प्रॉपर, ना बैठ पाएंगे, ना ही आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, ना झुक पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि पहला सुख निरोगी काया। भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी दी है, आपको शरीर दिया है, हमेशा अपना केयर कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने लिए 30 मिनट्स टू 60 मिनट एवरी डे जरूर दीजिए, अपने लिए दीजिए, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, बहुत जरूरी है। तो इसके कुछ कारण हैं और क्यों होता है, और ये तो सारे जॉइंट्स में होता ही है। जॉइंट्स के कारण क्या होता है, कई बार फीवर आ जाता है, हमें जॉइंट पेन है, फीवर हो सकता है हमें, हमारे बॉडी के अंदर हमेशा हमें एक लगेगा, हमें टायर्डनेस लगेगी, हम बिल्कुल बीमार जैसे लगेंगे हमेशा ही। इस तरह की कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि अर्थराइटिस के कारण होती हैं। आपने देखा होगा कई बार जॉइंट्स के अंदर जलन सा महसूस होता है, कई बार आपको अंदर से कोई आवाज आती है, जॉइंट्स में से चलते हैं, घुटनों में से आवाज आती है, वो होता है। जॉइंट पे पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्टिफनेस है, कई बार हीट, अंदर से जलन जैसी महसूस होती है, हीट जनरेट होती है आपकी जॉइंट्स में से, वो भी अर्थराइटिस के कारण होता है। ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और
ये इसके कारण आपकी नर्व्स वीकनेस हो जाती हैं। कई बार बैक पेन है, बैक पेन के अंदर अगर कोई कई बार अर्थराइटिस जो है आपकी स्पाइन के अंदर और वहां हो गया, उसके अंदर नर्व वीकनेस, तो आपकी नीचे वाली ब्लड फ्लो जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, नर्व सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है। ये भी हमारे जॉइंट पेन के कारण होता है, क्योंकि वहां से नर्व्स निकल रही होती हैं और वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक हमारे जॉइंट्स में होती है और इस तरह की प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ता है अगर हम हमारा जॉइंट्स का केयर नहीं करते तो। और ये जो अर्थराइटिस है उसके कई कारण हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। एक छोटे 2-3 कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपकी ओबेसिटी है, मोटापा है, आपके जॉइंट्स आपके एक पर्टिकुलर वेट के लिए बने हुए हैं, जिस वेट के लिए वो बने हुए हैं, अगर उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा वेट, ओवरवेट डाल दोगे तो क्या होगा? आपके जॉइंट्स खराब होने लग जाएंगे। आपके घुटने मानिए 80 किलो के लिए बने हुए हैं और आप उसके ऊपर 100 kg ऊपर डाल करके चल रहे हैं, तो क्या होगा? निश्चित रूप से उनको कमजोर। और जब एज ग्रो होती है, एज बढ़ती है हमारी, तो नो डाउट हमारी मसल्स, टेंडन सब कुछ वीक होते हैं और उसके ऊपर वेट अगर हम डालते जाएंगे तो ऑलरेडी तो वो वीक हो रहे हैं और उसके ऊपर ओवरबर्डन डालते जाएंगे। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी अर्थराइटिस का। तो प्रॉपर डाइट नहीं लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होना, बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ, कोल्ड जो ठंडा वेदर होता है उसके अंदर आप रह रहे हैं तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। एसिडिक वास्ट जो है, तो ये सब चीज़ें जो होती है उनके कारण आपको अर्थराइटिस हो जाता है। और जो अर्थराइटिस होता है उसके वैसे कई प्रकार हैं अलग अलग जॉइंट्स के हिसाब से, बट मुख्य रूप से जो मेन जो चीज़ है वो 3 प्रकार के अर्थराइटिस है। आपने नाम सुना भी होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस। ये 2 मेन चीज़ें हैं जो हमें जनरली हमें देखने को मिलती है। और एक तीसरा गॉट जो है वो भी एक टाइप है। जो हमारे जॉइंट्स हैं, देखिए कई बार आप लोगों के मन में ये होता होगा, आपको लगता होगा कि बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर कोई डेफिशिएंसी आ गई है। हड्डियों की डेफिशिएंसी कम, और जो जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स को जो आपस में जोड़ के रखते हैं वो कनेक्टिंग टिश्यूज, जॉइंट्स के बीच में जो होती है कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, मसल्स, इन सब के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, अगर जॉइंट्स खराब होने के पीछे अगर आपके लिगामेंट, कनेक्टिंग टिश्यूज, आपकी मसल्स स्ट्रेंथन नहीं है, वीक हो गई, तो वो डिसलोकेट हो जाएंगे और उसके अंदर डेफिशिएंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को रखने में, आपकी जॉइंट्स को अच्छा और स्ट्रांग रखने में, फ्लेक्सिबल रखने के अंदर। तो हम बात करते हैं कि ये जो 3 प्रकार के मैंने जो आपको बताए कि जो अर्थराइटिस के जो मेन टाइप हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस और गॉट। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक सर्टन एज के बाद में, एज के कारण आने वाली एक जॉइंट्स की डेफिशिएंसी है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी एज जब बढ़ती है तो एज में बढ़ने के कारण, जब एज आपकी कुछ बढ़ गई और बढ़ने के कारण क्या होता है कि डीजनरेशन होता है आपके जॉइंट्स के अंदर। तो नॉन इन्फ्लेमेटरी है, उसकी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉज होता है, बट डीजनरेट होते रहते हैं। तो एज के कारण, एजिंग के कारण भी, क्योंकि आप एज ग्रो कर रही है तो एजिंग के कारण भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, और एज के कारण जो अगर होता है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और जिसके अंदर डीजनरेटिव होता है, जॉइंट्स के डिसऑर्डर उसमें से होने लगते हैं। और ये जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे वेट बियरिंग और जो बड़े जॉइंट्स हैं उनके अंदर होता है। जैसे आपका हिप जॉइंट्स हो गया, आपका नी का प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो जॉइंट्स है, और कई बार ये बैक में भी हो जाता है, स्पाइन में भी, और फिंगर्स में भी कई बार देखा जाता है। तो मुख्य रूप से तो ये बड़े जॉइंट्स और जो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं उसके अंदर ये समस्या पाई जाती है, होती है। और इसके जो मुख्य वेट बियरिंग जो हैं उन्हीं के अंदर होता है। और मैंने अभी आपको बताया
कि ये जो होता है, अगर हमारा ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। मिडिल एज में होता है या ओल्ड एज में होता है, 40 to 60 की एज में ये हो सकता है अगर आप अपने जॉइंट्स को केयर नहीं कर रहे हैं तो। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि इस उम्र के बाद में जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमें हमेशा, हम ऐसा ही नहीं कि हर कोई एक्सरसाइज कर लिया। अगर आप 40 प्लस हैं तो आप हमेशा केयरफुल रहिए कि वो एक्सरसाइज करनी है, वो प्रैक्टिस करनी है जो आपके जॉइंट्स को डैमेज ना करे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप मसल्स बनाने के लिए अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके जॉइंट्स खराब होते जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप 40 प्लस हैं तो आप हमेशा केयरफुल रहिए आपकी जॉइंट्स के लिए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनल चेंजेस के कारण, जेनेटिक कॉज के कारण भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार हो जाता है। रोमेटाइड अर्थराइटिस है तो उसके इंपैक्ट के कारण भी कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें देखने को मिलता है। कई बार वेट उठाने के, ये जब स्टार्ट होता है तो आपको वेट उठा रहे तो उसके साथ आपको पेन होने लग जाएगा, या वेट उठाने के बाद में आपने रख लिया और उसके बाद में या शाम को जब बैठ गए तो उस समय आपको पेन होने लगता है। और किंतु जब आप अगर रूटीन में लंबे समय तक ये रहेगा तो उसके बाद में क्या होगा कि वो धीरे धीरे हमेशा रहने लग जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये इस तरह का वेट बियरिंग हमेशा प्रॉपर तरीके से, मैंने बताया भी है कि हमें किस तरह से झुकना चाहिए, किस तरह से वेट को बियर करना चाहिए अगर हम उठा रहे हैं तो ओवरवेट होना अपने आप में, आप देखिए 15 किलो का वजन अगर आपको थोड़ी देर के लिए दे देंगे तो ठीक है, पर उसको कह देंगे कि 15 किलो को 24 आवर आपको कैरी करना है, तो आप सोचिए क्या हालत होती है हमारी। और जब हम ओबेसिटी की अवस्था में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा 15-20 किलो एक्स्ट्रा वेट लेकर के चलती है, इसलिए घुटने खराब हो जाते हैं, हिप जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, एंकल जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। तो ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। और उसके कारण जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उसके कारण स्टिफनेस आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होने लगती है। उसके बाद में हम बात करते हैं रोमेटाइड अर्थराइटिस की। ये जो रोमेटाइड अर्थराइटिस है वो इसका मेन जो कारण, तो कई बार साइंटिस्ट इसमें कई सारे कारण बताते हैं, किंतु मुख्य रूप से जो 2-3 कारण जो इसके मुख्य है उस पर हम बात करते हैं। और जो रोमेटाइड अर्थराइटिस है उसका मेन जो कारण होता है वो हमारा साइकोसोमेटिक डिजीज, मेंटल कारण बहुत ज़्यादा बड़ा कारण इसमें देखा गया है। स्ट्रेस के कारण जो होता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हार्मोन्स के कारण, मेटाबॉलिक हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये हो जाता है, मेंटल ट्रॉमा के कारण हो जाता है, शॉक के कारण हो जाता है। ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये हमें होता देखा गया है रोमेटाइड अर्थराइटिस। उसके अलावा जो है जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके इन्फेक्शन के कारण भी आपको अगर इन्फेक्शन हो गया है या एक्यूट सेप्सिस हो गया है नोज में, थ्रोट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है तो इन्फ्लेमेटरी होने के कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी में WBC जनरेट होते हैं ज़्यादा, उसको फाइट करने, इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा WBC आपकी बॉडी के अंदर अगर जनरेट हो रही हैं तो उनके अंदर से भी कुछ केमिकल सिक्रेशन होता है और उस केमिकल सिक्रेशंस के कारण भी हमारे जॉइंट्स कई बार खराब हो जाते हैं। तो ये एक इसका बहुत ही बड़ा कारण है, इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही बड़ा कारण है हमारे रोमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर। साइकोसोमेटिक डिजीजेज मैंने उसको बताया ही था आपको कि बहुत बड़ा कारण है हमारे इसके रोमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर। और जो रोमेटाइड अर्थराइटिस है वो डायरेक्टली हमारे टेंडन्स को, हमारी मसल्स को, कनेक्टिंग टिश्यूज को, उनको डैमेज करता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी है। और ये जो जॉइंट होता है, आप देखिए कई बार सुबह उठ करके हम उठते हैं तो हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस लगती है, हमें दर्द होता है वहां पर। तो क्योंकि उस मसल्स जो है वो मसल्स के कारण हो रहा है, जॉइंट्स में बोन्स के अंदर डेफिशिएंसी नहीं है, वो मसल्स के अंदर है, टेंडन्स है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर है। तो आप अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो आपका रोमेटाइड अर्थराइटिस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अवेयर होने की आपको बहुत जरूरत है। तो इसके अंदर भी, और एक जो मैंने बताया एक प्रकार और होता है गॉट, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो किसी की कारण से, जेनेटिक कारण होते हैं, कोई दूसरे कारणों की वजह से, अगर हमारी बॉडी के अंदर फूड के कारण, किसी भी कारण से अगर हमें यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया या यूरिक एसिड बन रहा है और हमारे
बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है यूरिन के द्वारा, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड के अंदर, तो उसके कारण भी हमें जॉइंट्स प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, हो जाती है। क्योंकि एसिड जो होता है वो आपको पता ही है कि एसिड जो हमारी बॉडी में काटने का काम करता है, खराब करने का काम करता है, तो वो जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगा तो हमारी जॉइंट्स को खराब कर देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों को हम समझें और हमेशा ख्याल रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, कई बार आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं, हमारे जॉइंट्स के अंदर हम कहते हैं कि हमारी जॉइंट्स के बीच में उसके बीच में एक स्पंज होता है, गद्दी होती है, लुब्रिकेशन होता है। तो मैं इसको छोटा सा एक बात उसके ऊपर भी बताना चाहूँगा कि अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है और डीजनरेट हमारी कार्टिलेज है वो डैमेज होती जा रही है, हमारी बोन्स हैं, बोन्स के बीच में दोनों बोन्स आपस में टच नहीं होती हैं, उनके बीच में कार्टिलेज होती हैं, तो उसके ऊपर बट एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कार्टिलेज अगर एक बार खत्म हो गई तो वापस नहीं बनती है हमारी, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई कार्टिलेज में नहीं होती है, उसके साइड में ब्लड सप्लाई होती है, साइड के अंदर ही वहां पर नर्व्स, पेन नर्व्स और नर्व्स होती हैं, वेन्स और आर्टरीज होती हैं साइड में, वहीं से उसके अंदर जो लुब्रिकेशंस होता है वो साइड से होता है, उसके अंदर नहीं होता। अगर आपकी एक बार कार्टिलेज खराब हो गई तो उसको रिपेयरेबल नहीं है, वो रिपेयर, हमारी बॉडी उसको रिपेयर नहीं करती, इसलिए हमें नी जॉइंट्स रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। बट हमेशा याद रखिए, अगर आपने जॉइंट्स रिप्लेस भी करवा लिया और जो उस होने का जो कारण था, अगर आपकी बॉडी में एसिड बन रहा है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, आप स्ट्रेस रह रहे हैं, तो वो जॉइंट्स जो आपने रिप्लेस किया है वो भी एक समय के बाद में खराब होने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसलिए हमें कारण को समझना होगा कि किस कारण से हमारा, अगर आप ओबेसिटी में हैं और आपने रिप्लेस करवा लिया तो ओबेसिटी आपकी खत्म नहीं करी तो वापस हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कारण के ऊपर जाइए कि आपको क्यों हो रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा खाने पीने के अंदर कि किस तरह से आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप करेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो आप कई सारी चीजों के अंदर बच सकते हैं। हमेशा मैंने कहा है आपका लाइफ मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, आपका लाइफ प्रॉपर होना, क्योंकि अगर लाइफ अगर आपकी प्रॉपर रहेगी तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और हम देख रहे हैं, मैंने हर प्रोग्राम के अंदर बताने की कोशिश की है कि स्ट्रेस जो होता है वो बहुत बड़ा कारण होता है कई बीमारियों का। साइकोसोमेटिक जितनी भी डिजीजेज हैं वो सारी की सारी आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए, हमेशा प्रसन्न रहने की। और अगर आपकी बॉडी में जान है, बॉडी आपकी स्वस्थ है, मेंटली आप स्वस्थ हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी शरीर के अंदर बहुत कम रोग आपको इफेक्ट कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए आपका रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। फूड पार्ट, जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो एक्सरसाइज जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका फूड है, आपकी डाइट है, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं डाइट प्लान, हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, परंतु आपको क्या लेना चाहिए, क्या बचना चाहिए, उस पर हम जरूर बात करते हैं। एक हमेशा हम कहते हैं कि सुबह उठ करके आप पानी जरूर पीजिए और पूरे दिन के अंदर नियर अबाउट 10 ग्लास के आसपास आप पानी जरूर पिए। पानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, वो बहुत सपोर्ट करता है आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को बनाए रखने में, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के अंदर, आपको बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो पानी आप जरूर पीजिए। कई बार ये पूछते हैं कि पानी कैसा पीना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म। आप पानी हमेशा बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं पीना चाहिए और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं पीना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पीना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पिएंगे तो बॉडी में जाते ही तुरंत उसको डाइजेशन, अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो वो आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही, डाइजेशन के अंदर हो सकता है प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीजें, बट उसको एक बार वार्म होगा और वार्म होने के बाद में वो डाइजेस्ट होगा। तो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होने पर ही वो डाइजेस्ट होता है। तो हमेशा जो पानी हो वो आपका हल्का सा गुनगुना सा होना चाहिए, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने में उसको ठीक रहता है। तो पानी इस तरह से होना चाहिए। चलिए, तो पानी पीना है, हमेशा सुबह उठ करके पीजिए, दिन में पूरे दिन पानी पीते रहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, और नियर अबाउट 10 ग्लास के आसपास पानी आप पी सकते हैं। आपको हमेशा ऑरेंज आप खा सकते हैं, एप्पल आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स पे जाइए, साग,
आंवला जूस विथ हनी, लेमन जूस, ये सारी चीजें आप लेंगे। विटामिन सी वाली चीजें, आपकी मसल्स स्ट्रेंथन रहेगी, आपके टेंडन्स और कनेक्टिंग टिश्यूज स्ट्रेंथन रहेगी, आपकी जॉइंट्स की हेल्थ बनी रहेगी। तो आप ये सब ले सकते हैं। मेथी ले सकते हैं, गाजर का जूस ले सकते हैं। मेथी को रात को भिगा करके सुबह उसका, या मेथी का पाउडर बना करके उसको आप रात को सोते समय पानी के साथ ले सकते हैं। ये भी आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कॉफ़ी, मैदा, साल्ट, इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। जो भी बॉडी के अंदर एसिडिक फूड है, एसिडिक फूड से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एसिडिक फूड जो होता है, प्रिजर्वेटिव जो फूड होता है, उसके अंदर कई बार एसिड होता है बहुत ज़्यादा। मैंने बताया कि यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है तो वो भी आपकी जॉइंट्स को खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और अगर आपको बहुत पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने जीपी से, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के और उनकी सलाह को मानें, उनको फॉलो करें। और उनकी सलाह से आप अगर बहुत एक्यूट स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जरूर अपने डॉक्टर की सलाह से लेकर के सारी प्रैक्टिस करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम अब बात करते हैं, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं, ये सारा प्रॉब्लम तो है ही, हम इसको मैनेज कैसे करें, योग इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं योग करने में, आप जब आसन करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी और आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को, आर्थराइटिस को कम करती है। हमने अभी देखा कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है आपके रूमेटाइड आर्थराइटिस होने का। हमने देखा कि आपकी जॉइंट्स के अंदर आपकी टेंडन्स, कनेक्टिंग टिश्यूज, टेंडन्स, मसल्स अगर वीक हैं तो डेफिशिएंसी आती है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम आती है। डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। तो जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये हमारी मसल्स को, टेंडन्स को स्ट्रेंथ करता है, फ्लेक्सिबल करता है। इसमें कोई शक नहीं। आप किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से पूछिए, आप पूछेंगे तो वो हमेशा कहेगा कि योग जो है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के अंदर इसके बराबर कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा योग में बढ़ती है। आपके बॉडी मूवमेंट्स प्रॉपर होते हैं, तो आपके जब बॉडी मूव करती है, इट्स मीन जॉइंट्स जो है, तो जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमेशा बरकरार रहती है योग के द्वारा। तो योग पहली बात तो आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करके रखेगा। ब्लड को प्राणायाम करेंगे, ब्लड प्यूरिफाई रहेगा, उसमें O2 की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी। उस तरह से आपकी बॉडी को फिट रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रेस फ्री रखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। बॉडी वेट को कंट्रोल रखेगा, तो ओवरवेट नहीं होगी, ओबेसिटी नहीं होगी। तो ओबेसिटी नहीं होगी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी, उससे आप बच जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको कि हमें इसलिए करना चाहिए। कई बार एक चीज क्वेश्चन आता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं, तो अगर घुटनों में पेन हो गया तो हमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, बैठ के काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स को चलाना है, ओवरबर्डन नहीं करना है। चलाने से मतलब कि आप चेयर पे बैठ गए और अपने घुटनों को चलाते रहिए, हिलाते रहिए, तो जॉइंट्स में मूवमेंट रहना चाहिए। पर अगर आप जॉइंट्स को खत्म कर दें, आप केवल उनको हिलाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे वो जॉइंट्स और ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो आपके अगर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा अगर पेन है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, तो एक बार डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह से दवाई लेकर के उसको एक बार जो आपको इन्फेक्शन हो रहा है वो ख़त्म करने के बाद में अपना एक्सरसाइज ज़रूर करें। क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जॉइंट जो है, जॉइंट्स में मोबिलिटी जरूर होनी चाहिए, बट उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जंप कर रहे हैं उसको हम बच सकते हैं, जंप नहीं करना है, ओवरबर्डन हो जाएगा। वेट बियरिंग कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो वेट को कम करना है बट चलाना है। तो चलिए योग के द्वारा अपने जॉइंट्स को फिट रखने की कुछ कलाएं सीखते हैं, कुछ आसन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, और यकीन मानिए ये सारी प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। आप आर्थराइटिस से पीड़ित हैं तो ये निश्चित रूप से आपका बहुत हद तक लाभ देगी। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा योग की प्रैक्टिस करने से पहले लगभग 4 घंटे
फूड के बीच में और प्रैक्टिस के बीच में गैप होना चाहिए। पानी के बीच आपने कोई लिक्विड पिया है तो लिक्विड जो भी पानी लिया है उसके बीच में और प्रैक्टिस के बीच में लगभग 1 घंटे का गैप होना चाहिए। कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, अच्छा सा मैट होना चाहिए, पास में कोई नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे आप स्लिपरी हो जाए और आपको लग जाए। आपका मैट जो है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमेशा आप ख्याल रखें। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड प्रैक्टिसेस हैं ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने आप को खड़े हो जाइए समस्थिति के अंदर, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, और धीरे से दोनों हाथों को सामने लीजिए, मुट्ठी बनाइए और अंदर एल्बोज को स्ट्रेट रखना है। क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। इसको आप 8, 10, 15 बार कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, इसको भी 8, 10, 15 बार कर सकते हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इस तरह से करेंगे। फिंगर्स को खोल लीजिए, मुट्ठी को खोल लीजिए, हाथ सामने रखेंगे। डाउन अप, साइड में पूरा हाथों को फैला लीजिए, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए। डाउन अप डाउन अप डाउन अप, और यहां से इस तरह से शेर के पंजे की तरह से हाथों को टाइट कीजिए। सांस भरिए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। तो ये प्रैक्टिस है जो आपको करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपको हमेशा आपको बेनिफिट करेगी। आपके शोल्डर जॉइंट्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर पैरेलल ऊपर उठाए, ऊपर टर्न किया और यहाँ पे कंधों पे लगा लिया। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरें, सांस छोड़ें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सांस भरना है, सांस छोड़ना है। तो आगे लाते समय सांस को छोड़ना है और दोनों कंधों को पीछे लताते हुए सांस को भरना है। उल्टी दिशा में घुमाएंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरें, सांस भरना है, सांस छोड़ना है। तो डाउन टू अप, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो इसको भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। तो ये आपके शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद में हम लोग कुछ आसन करते हैं। तो चलिए कुछ आसन करते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं और आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे और थोड़ा सा पैरों में 2 इंच का गैप कर लेंगे। आप बैलेंस अगर नहीं कर पाते पास में भी रख के किया जा सकता है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताड़ासन की। तो दोनों पैरों को पास लगा लें या 2 इंच का गैप कर लें। धीरे से दोनों हाथों को उठाएंगे, शोल्डर पैरेलल ऊपर की तरफ मुड़ा लेंगे हथेलियों को, और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे। सामने किसी पॉइंट के ऊपर देखेंगे और कंसंट्रेट करते हुए मेंटेन करके रखेंगे। पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। आपके जॉइंट्स इसमें स्ट्रेच होते हैं, आपकी जॉइंट कनेक्टिंग टिश्यूज स्ट्रेंथन होती हैं। तो पूरा स्ट्रेच करके रखें। सामने किसी पॉइंट के ऊपर देखते हुए बैलेंस कीजिएगा। थोड़ी देर मेंटेन करने के बाद में धीरे से दोनों एड़ियों को नीचे लेके आए, दोनों हाथों को फिंगर लॉक बनाएं, धीरे से ऊपर की तरफ मोड़ लें और सांस भरते हुए पूरा ऊपर स्ट्रेच कर लेंगे। ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप। तो मेंटेन करके रखेंगे। सामने किसी पॉइंट के ऊपर अपनी नजरों को गड़ा के रखेंगे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ए पॉइंट पैरेलल टू योर बोथ आइज। ना तो नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, आंखों के बराबर किसी पॉइंट के ऊपर देखना। एल्बो स्ट्रेट, पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती हुई रहेगी आपकी। एड़ियां ऊपर की तरफ, पूरी बॉडी को पीछे की तरफ नहीं धकेलना है, सीधा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे से एड़ियों को नीचे लेके आएंगे, फिंगर लेग को रिलीज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे सांस भरते हुए, और धीरे से दोनों हाथों को शोल्डर पैरेलल लेके आएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। बॉडी को स्ट्रेच किया और रिलैक्स कर लेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस हुई जो कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए। दूसरी प्रैक्टिस अर्ध चक्रासन, आपकी बैक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। उसको हम करते हैं। तो चलिए दोनों पैरों में शोल्डर पैरेलल गैप कर लेंगे। शोल्डर पैरेलल, कंधों के बराबर गैप, पंजे अंदर की तरफ रहेंगे पैरेलल। उसके बाद में दोनों हाथों को अपनी कमर पे लगा लीजिए और दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ लेंगे। एल्बोज को पीछे की तरफ, पूरा सपोर्ट हो जाए जिससे कि बैक मसल्स पे। यहां से धीरे से सांस भरते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे अपनी कमर से, पर घुटने स्ट्रेट रहेंगे, घुटनों को नहीं मोड़ना है।
अपनी कमर को पीछे से दोनों हाथों से सपोर्ट करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ मेंटेन करके रखें। जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो बड़ा कॉन्शियसली, बड़ा ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी देर मेंटेन करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में, और धीरे से ऊपर लेके आ जाएंगे। आराम से ऊपर आए, दोनों पैरों को साथ में मिलाया, बॉडी को स्ट्रेच किया और रिलैक्स कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ लेंगे। तो ये हमारा खड़े रहने में दूसरा आसन हुआ। तीसरा आसन जो हम करते हैं, ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। धीरे से दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे खोल लीजिए। दोनों टोज को इनसाइड मुड़ाएंगे, डोज को, पंजे जो हैं वो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ रखने से क्या होगा, आप फिसलन नहीं होगी, तो यू विल एबल टू मेक ए ग्रिप ऑन दी मैट। सो आप अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। नी, घुटने आपके स्ट्रेट रहेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आ जाइए, अंगुलियां आपस में मिली हुई। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे से राइट लेग को हाफ टर्न करेंगे, हाफ टर्न कर लिया। और टर्न करने के बाद में दोनों हथेलियों को सामने की तरफ मुड़ा लेंगे इस तरह से। धीरे से सांस भरेंगे, बॉडी को सामने की तरफ ट्विस्ट करके रखना है। इस तरह से ट्विस्ट नहीं करना है, सामने की तरफ रखना है। यहां से धीरे से सांस भरा और सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट लेग की तरफ मुड़ जाएंगे और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। आप चाहें तो नीचे वाले हाथ से पैर को पकड़ भी सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं, हल्का सा सपोर्ट ले सकते हैं। ऊपर वाले हाथ को देखते रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी, दोनों घुटने स्ट्रेट रहेंगे। मेंटेन कीजिए। ये आपके हिप जॉइंट्स के लिए, आपके नी जॉइंट्स के लिए, एंकल जॉइंट्स के लिए, शोल्डर जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। धीरे से राइट लेग को इनसाइड मुड़ा लेंगे, लेफ्ट को आउट कर लेंगे और सांस भरेंगे यहीं पे, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, और सांस छोड़ते हुए धीरे से लेफ्ट साइड में झुक जाएंगे। पैर को पकड़ लेंगे, हल्का सा टच कर सकते हैं। ऊपर वाले हाथ पे गेज करके रखेंगे। बॉडी को सामने की तरफ बेंड नहीं करना, ना पीछे की तरफ, साइड बेंडिंग। दोनों घुटने स्ट्रेट रहेंगे। मेंटेन करके रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आर्थराइटिस के लिए। धीरे से सांस भरते ऊपर लेके आ जाए। लेफ्ट लेग को इनसाइड, हथेलियां जमीन की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। दोनों पैरों को मिला लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और आराम से रिलैक्स कर लीजिए। तो ये हमारा खड़े रहने वाले में तीसरा आसन हुआ, त्रिकोण आसन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस पोस्चर। उसके बाद में एक पोस्चर बहुत ही अच्छा है, बट हमेशा ध्यान रखिए कि आप बैलेंसिंग पोस्चर है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो दीवार का सहारा लेकर के पीछे से अपनी दीवार के सहारे से अपनी बॉडी को टच करके आप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम देखते हैं इस पोस्चर को, गरुड़ासन। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे से राइट लेग को लिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट पोस्चर है, हमेशा ध्यान रखिए। आप कर सकते हैं तो ही कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो ना कीजिए, और करना है तो आप अपनी पीठ को दीवार के सहारे लगा के कर सकते हैं। तो हमने लेफ्ट को नीचे रखा, राइट पैर को आगे लिया और थोड़ा सा झुका करके पीछे से बैंड करते हुए उसको लॉक कर लिया इस तरह से। लेफ्ट हैंड को लिया और दूसरे को, राइट हैंड को आगे से इस तरह से लगा लिया। लगाने के बाद नमस्कार मुद्रा बनाई और सांस भरते ऊपर स्ट्रेच कर लिया और मेंटेन। आप देखेंगे हमारे सारे जॉइंट्स हमने ट्विस्ट कर लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट वेरी इफेक्टिव। धीरे से हाथों को रिलीज करेंगे और धीरे से पैरों को रिलीज कर लेंगे। इसी तरह से ये हमने लेफ्ट पैर से किया। तो अब हम राइट को नीचे रखेंगे, लेफ्ट को ले लेंगे, लेफ्ट को इसको लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद में हमने इस हाथ को पहले लिया था, इस हाथ को उल्टा ले लेंगे और इस तरह से फिंगर लॉक बना लेंगे। बनाने के बाद में बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और मेंटेन करके रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग, सामने किसी पॉइंट पे देखते हुए। गरुड़ासन। नाउ धीरे से हाथों को रिलीज किया और धीरे से पैरों को रिलीज किया, स्ट्रेच किया, देन रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़ लीजिए। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। एक नी जॉइंट्स के लिए उत्कट आसन। चलिए दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे, धीरे से दोनों पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा सा दोनों हाथों को अपनी थाइस पे लगा लेंगे और यहां से सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को शोल्डर पहले ऊपर उठा लें, एड़ियों को ऊपर उठा लें।
और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ जाइए इस तरह से। तो ये आपकी नी के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। बट हमेशा ध्यान रखना है, इसमें गलती क्या होती है, इस तरह से आगे झुक जाते हैं, जो कि विच इज नॉट गुड। तो हमें आगे नहीं झुकना है, कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है। घुटनों के अंदर शोल्डर के बराबर, कंधों जितना गैप रहना चाहिए, बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं, बहुत की तरफ अंदर की तरफ में ही। तो यहां रखेंगे, इस तरह से मेंटेन करके रखेंगे थोड़ी देर, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। धीरे से सांस भरते ऊपर उठ जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हुई जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं खड़े रहने में। तो बैठ के कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो करते हैं, आइए। तो हम लोग यहां बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, हम सभी जानते हैं नी के लिए। बट जिनको नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए इस तरह से बैठना ठीक नहीं। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने थाई मसल्स और काफ मसल के बीच में एक हल्का पतला पिलो लगा सकते हैं, जिससे नी पे प्रॉब्लम प्रेशर कम आएगा। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए, एक भद्रासन जो है, बटरफ्लाई पोस्चर, बॉडी को स्ट्रेच किया, दोनों पैरों को मिला लिया और फिंगर लॉक बना करके ठोस को पकड़ लिया, हिल्स को हिप्स की तरफ ला लिया। लाने के बाद में स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और धीरे धीरे घुटनों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये थाई मसल्स, काफ मसल्स के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए, नीज के लिए, एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो नीचे लेके जाएंगे और अगर आप पुश कर सकते हैं तो दोनों घुटनों को जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे लास्ट में, इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिसेस की जो कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं आपके नीज के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। वेरी गुड प्रैक्टिसेस हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताता हूं लेट के करने वाली। लेट के करने वाली बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम करते हैं। तो हम लेट जाते हैं इस तरह से शवासन के अंदर। दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों हाथ बॉडी के साइड में। एक आपने सुना होगा साइकिलिंग। तो साइकिलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री और धीरे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहां से धीरे से साइकिलिंग कराएंगे। जैसे राइट लेग लिया, ये बेली फेट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है। क्यों कि आप देखिए, आपकी जॉइंट्स के ऊपर जॉइंट्स चल रहे हैं परंतु जॉइंट्स के ऊपर कोई वेट नहीं है। तो हिप जॉइंट्स के लिए, आपके नी के लिए, आपके एंकल जॉइंट्स के लिए, सब के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये सारे वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आप देखिए ये होता है। तो इसके अंदर आप देखिए घुटने चल भी रहे हैं और उनके ऊपर कोई वजन नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके अर्थराइटिस वालों के लिए। वापस ऊपर ले गए और दोनों पैरों को नीचे लेके आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, थक गए हैं तो आराम कीजिए, आराम करके अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेंगे और फिर दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे। दूसरा प्रैक्टिस उत्तान पादासन। धीरे से दोनों पैरों को उठाएंगे और यहां पे रोक के रखेंगे। इसको चाहे तो आप एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। जितनी देर 30 सेकंड्स के लिए इसको रोक के रखें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। कंधे आपके कंफर्टेबल रहेंगे, हथेलियां जमीन की ओर, फिंगर्स आपस में मिली हुई। धीरे से नीचे लेके आ जाइए और रिलैक्स कीजिए शवासन के अंदर। जितनी देर आपकी सांसें नॉर्मल हो जाए तब तक आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर धीरे से दोनों पैरों को ला लेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नौकासन। ये भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। धीरे से दोनों पैरों को 35 डिग्री पे उठाया, दोनों हाथों को भी पैरों के समानांतर उठा लिया और धीरे से बॉडी के अपर पार्ट को भी उठा लिया। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। कई बार हमें स्पाइन को स्ट्रेट करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे नौकासन को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ब्रीदिंग नॉर्मल, एल्बो स्ट्रेट, फिंगर्स आपस में मिली हुई। धीरे से सबसे पहले सिर को नीचे लेके आ जाए, फिर दोनों हाथों को और फिर दोनों पैरों को। बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और रिलैक्स कीजिए। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो आइए दोनों पैरों को मिला लेंगे। सर्वांग आसन और हलासन।
अगर आप कर सकते हैं तो धीरे से दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे, यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। जो लोग यहाँ से ऊपर नहीं उठा सकते हैं वो यहीं मेंटेन करके रखेंगे। जो लोग यहाँ से हिप्स को उठा सकते हैं वो धीरे से दोनों हाथों को ज़मीन पे रखते हुए धीरे से हिप्स को ऊपर उठाइए और अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट कर लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से बॉडी को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से बॉडी को स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग होल्ड करके रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। सर्वांगासन, एल्बोज पे मिनिमम वेट, आपका मैक्सिमम वेट आपकी शोल्डर्स पे मेंटेन करके रखेंगे। फिर धीरे से दोनों पैरों को पीछे लेके आ जाएंगे 45 डिग्री पे, दोनों हाथों को ज़मीन पे लगा लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे की तरफ लगा लेंगे और यहाँ मेंटेन करके रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। हलासन बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है अर्थराइटिस के लिए। धीरे से यहाँ से दोनों पैरों को वापस ऊपर उठाएंगे, सांस को रोक के धीरे से अपने हिप्स को ज़मीन पे लेके आ जाएंगे, स्पाइन के सहारे से 90 डिग्री पे मेंटेन करेंगे और यहाँ से धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आएंगे 65, 45, 35, 25 कंट्रोल एंड डाउन। बॉडी को स्ट्रेच किया, देन रिलैक्स इन शवासन। तो ये हमने कुछ आसन देखे, रिलैक्स कीजिए। फिर दोनों पैरों को मिला लिया। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं वो है ब्रिज पोस्चर। धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और एड़ियों को हिप्स के पास लेके आ जाइए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे और यहाँ से हमें क्या करना है कि आप चाहें तो एंकल जॉइंट्स को पकड़ लीजिए या दोनों हाथों को ज़मीन पर रख लीजिए, जैसे भी आपको ठीक हो। तो हम एंकल जॉइंट पकड़ के करते हैं, ब्रिज पोस्चर कर रहे हैं। धीरे से सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे, इस तरह से सांस भरते हुए यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। ये हिप जॉइंट्स के लिए, नी जॉइंट्स के लिए, एंकल जॉइंट्स के लिए, शोल्डर जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। आप चाहें तो अपनी कमर को इस तरह से सपोर्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से दोनों हाथों को नीचे लगा के, और आप चाहें तो दोनों हाथों का फिंगर लॉक बना करके यहाँ पे नीचे भी रख सकते हैं, तो शोल्डर्स की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस तरह से 3 तरीके से इसको किया जा सकता है। थोड़ी देर करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे। एंकल जॉइंट को छोड़ेंगे, दोनों हाथ पैरों को मिला लिया और दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे, स्ट्रेच करेंगे, देन रिलैक्स इन शवासन। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हुई आपके अर्थराइटिस के लिए। फिर धीरे से दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों हाथ बॉडी के साइड में। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम मर्कटासन। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। धीरे से दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैला लिया साइड में, हथेलियां जमीन की ओर, अंगुलियां आपस में मिली हुई। धीरे से राइट लेग को फोल्ड किया और राइट सोल को लेफ्ट घुटने के पास में लगा लिया। राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे इस तरह से और थोड़ा सा अपने पैर को ऊपर उठा लेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए उल्टी दिशा में घूम जाएंगे, बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे। सो राइट नी लेफ्ट साइड में टच करेंगे और राइट हैंड पे देखना है, इस तरह से मेंटेन करें नॉर्मल ब्रीदिंग। राइट नी को फोल्ड किया, लेफ्ट घुटना स्ट्रेट, लेफ्ट नी स्ट्रेट, लेफ्ट नी को फोल्ड नहीं करना है, राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, हथेली जमीन पे, जितना मुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है अर्थराइटिस के लिए। सांस भरें, बीच में लेके आ जाएं, राइट को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट को स्ट्रेट, हैंड को भी रिलीज कर लिया। सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट हैंड से नी को पकड़ लिया, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए उल्टी दिशा में बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे। सो राइट लेफ्ट नी इन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी, राइट साइड में लगा लेंगे और लेफ्ट हैंड के ऊपर हथेली जमीन पे रखते हुए लेफ्ट हैंड को देखेंगे। राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे जब मेंटेन करेंगे, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, मेंटेन करके रखिए। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है मर्कटासन। नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड हियर। धीरे से सांस भरें, बीच में लेके आ जाएं, दोनों हाथों को स्ट्रेट, वापस शोल्डर पहले फैला लिया, स्ट्रेट किया और दोनों हाथों को साइड में लगा लिया, बॉडी को स्ट्रेच किया एंड रिलैक्स इन शवासन। आराम से शवासन में रिलैक्स कीजिए। एकदम लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ लेंगे।
उसके बाद में दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में लगा लीजिए और धीरे से दोनों पैरों को हम लोग कर रहे हैं पवन मुक्तासन। धीरे से दोनों पैरों को उठा लिया और फोल्ड कर लिया और यहां से आप चाहें आप फिंगर लॉक बनाइए, पैरों को पकड़ लीजिए। कई बार इस तरह से दिक्कत आती है तो आप यहां से भी पकड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी नी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से पकड़ लिया और सांस छोड़ते हुए इस तरह से बॉडी को ऊपर उठा लिया, लगा लिया। अगर ज्यादा नी में प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस तरह से फिंगर लॉक बना करके कर सकते हैं। धीरे से सांस भरेंगे, नीचे लेके आएंगे सिर को, फिंगर लॉक को छोड़ेंगे, दोनों हाथ जमीन पे, दोनों पैरों को ऊपर उठाया और धीरे से पैरों को नीचे लेकर के आ गए। तो इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच किया, देन रिलैक्स कर लिया शवासन में। डीपली इनहेल, डीपली एक्सहेल। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके। फिर हम लोग उठ जाएंगे और अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्राणायाम की, जो कि बहुत ही जरूरी है आपके अर्थराइटिस के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। हमने देखा कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए प्राणायाम करते हैं। तो किसी भी आसन में बैठ जाइए। अगर आपको जमीन पे बैठने में दिक्कत है तो आप कुर्सी पर भी, चेयर पर भी बैठ सकते हैं। आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन है तो अदरवाइज किसी भी आसन में बैठ जाइए, क्रॉस लेग्स लगा करके, आलती पालती लगा करके और पद्मासन लगा करके। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लिया, स्पाइन को स्ट्रेट रखा। हमेशा चेहरा मुस्कुराते हुए रखिए। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं तो हमेशा बर्डन लेकर के, एंजॉय करते हुए कीजिए, एंजॉय करते हुए। तो स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे और हम प्राणायाम करते हैं। तो मैं आपको कुछ प्राणायाम बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं अर्थराइटिस के लिए। फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग अनुलोम विलोम। रेशियो हमारा 1:2 का रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट हैंड को लिया, सीधे हाथ को, सीधे हाथ की 2 उंगलियों को राइट हैंड के अंगूठे के मूल में लगाना है। इस तरह से पूरी सांस छोड़नी है बाहर। फिर राइट हैंड से, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को सीधे नाक को बंद कर देना है और धीरे धीरे सांस लेनी है। धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं, धीरे धीरे सांस लेनी है लेफ्ट साइड से। 10 काउंट कर सकते हैं। जिस स्पीड से सांस ली है उसी स्पीड से सांस को छोड़ना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे 20 काउंट करते हुए। तो इसका डबल छोड़ना, जितना हम सांस ले रहे हैं उसकी डबल सांस को छोड़नी है। धीरे धीरे पूरी लंबी गहरी सांस राइट साइड से छोड़ देंगे। थोड़ी देर सांस को रोक के रखेंगे और धीरे से राइट साइड से सांस लेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे। तो ये हमने अनुलोम विलोम का 1 राउंड किया। तो आप इस तरह के 5, 10, 15 राउंड, 20 राउंड भी कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक इसको कर सकते हैं। ये आपकी दोनों नाड़ियों को एक्टिवेट करेगा, ईड़ा और पिंगला, राइट एंड लेफ्ट नाड़ी को, और आपकी आगे की प्रैक्टिस के लिए आपको तैयार करेगा। आपके लंग्स को कैपेबल करेगा और आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर O2 की मात्रा को, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा, जो कि अर्थराइटिस के लिए हेल्पफुल होगी रिमूव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ओबेसिटी को भी कम करेगी और आपकी अर्थराइटिस में भी आपको बहुत मददगार होगी। तो चलिए कपालभाति करते हैं। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और हम क्या करेंगे, कपालभाति। तो कपालभाति में हमें हमेशा सांस छोड़ने पे फोकस करना है। सांस लेना ऑटोमेटिकली है, तो ऑटोमेटिक सांस आती रहेगी और हम सांस छोड़ने पर फोकस करेंगे। हमें स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, कंधे हमारे ढीले रहेंगे, एल्बोज, फिंगर सभी एकदम कंफर्टेबल रहेगी। तो चलिए कपालभाति करते हैं। आंखें बंद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें कपालभाति करनी है। एक बात कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमें कितना जोर से करना है, कितना धीरे करना है। तो जिनको हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो आराम से करेंगे। किस तरह से? और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है,
कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो जितना स्पीड से चाहे उतना स्पीड से कर सकते हैं। परंतु हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं हो कि हम लोग कई बार ऐसे करते हैं, रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमारी बॉडी स्टेबल रखनी है, कंफर्टेबल स्माइल के साथ में आराम से करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, सांस छोड़ने पे पेट ऑटोमेटिक हिलता रहेगा, पेट को हिलाने पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये हमारा कपालभाति हुआ। थर्ड हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारी है भ्रामरी प्राणायाम। तो ये भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो ब्रीथ इन करेंगे और कानों को बंद कर लेना अंगूठों से, आइज को बंद कर लेना मिडिल फिंगर से, और हमें हनी बी की आवाज, मधुमक्खी की आवाज आवाज निकालनी है। और जब आवाज निकालेंगे तो हम कंसंट्रेट करेंगे ध्वनि के ऊपर और हमारी बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर। तो चलिए सांस भरते हैं, आंखें बंद, कानों को बंद कीजिए, आइज को बंद कीजिए एंड स्टार्ट। तो ये मैंने एक राउंड करके बताया। इस तरह के आप 5, 15, 20 राउंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार होगा अर्थराइटिस के अंदर। और एक प्राणायाम लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, वो है सूर्यभेदी प्राणायाम। तो ये आपकी बॉडी में हीट जनरेट करेगा और हीट जनरेट करके आपकी कई बार हमने देखा कि कोल्ड के कारण भी आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती थी। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपकी स्ट्रेंथन करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और आपकी बॉडी में हीट जनरेट करेगा। तो चलिए सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है कि राइट हैंड को हमें वापस उसी तरह से 2 फिंगर्स को राइट हैंड थंब में, अगर आप लगा सकते हैं तो इस तरह से लगाना है। पूरी सांस छोड़नी है और इसके अंदर हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद, सांस हमें राइट से लेनी है। तो लेफ्ट को बंद किया, सांस भरेंगे राइट से, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे। फिर वापस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जो सांस को होल्ड कर सकते हैं तो उनको क्या करना है, जिनको हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल है वो इस तरह से करेंगे, और जिनका शरीर स्वस्थ है वो क्या करेंगे, राइट से लिया, सांस को रोका, चिन को लगा दिया अपनी चेस्ट के ऊपर, एनस को ऊपर खींच लिया, इस तरह से सांस को रोक के रखेंगे जिनको हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो, और धीरे से दोनों बंदों को छोड़ा, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। तो ये हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम हुआ। तो ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। तो ये सारी प्रैक्टिस करेंगे और ओम चैंटिंग को हमें करना है। तो ओम चैंटिंग करते हैं। तो ये सारे प्राणायाम अगर आप करेंगे, इनके 5, 15, 20 बार इसको कर सकते हैं। तो ये सारे आपके आर्थराइटिस में आपको बहुत मदद देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आसन प्राणायाम करते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, आर्थराइटिस से अपने आप को मुक्त रखें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।